अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो स्टेशन आया था, उसमें यही डिटेल्स दी हुई हैं कि इट इज़ अ काउंसलिंग स्टेशन इन व्हिच a patient 28 years की known case of MRKH came for counseling. She wants to conceive or she wants to have a child. और साथ में पार्टनर की भी हिस्ट्री दी हुई है कि पार्टनर जो है वो उसका उसका पहले से एक बच्चा भी है। पिछली इस ये इसकी दूसरी बीवी है। तो जब भी हम कोई स्टेशन प्रोसीड करते हैं, हमारा यही क्राइटेरिया होता है कि हम वी बिगिन विद म्यूचुअल इंट्रोडक्शन। सो हम जब भी एक म्यूचुअल इंट्रोडक्शन विद एग्जामिनर एंड अ म्यूचुअल इंट्रोडक्शन विद द जो हमारी रोल प्लेयर है जिसको हमें काउंसिल करना होता है। सो आफ्टर दैट वी बिगिन विद द हिस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हिस्ट्री में जो पूछने की बातें हैं वो सबसे पहले ये कि उसकी जो एलएमपी है, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा एक निमोनिक बताती हूँ, नेम ओपीएल जीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ब्लड ग्रुप, उसकी चीजें, उसका एजुकेशन स्टेटस, ये सारा आप कभी भी ना भूलें। उसको प्रोसीड करने के बाद जो स्पेसिफिक इसमें पूछने की बातें हैं वो इसमें से आप देख लें कि पेशेंट का शादी कब हुई है, ठीक है, व्हेन डिड शी गॉट मैरिड, क्योंकि आपस में जो ताल्लुकात है उसमें कोई मुश्किल नहीं है। एज पेशेंट इज एमआरकेएच, हम खासकर इंक्वायर करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग एनी क्वाइटल इश्यूज, डिस्पेरूनिया एक्सेट्रा। साथ में हम देखते हैं कि प्रीवियस उसकी कोई मैनेजमेंट और हिस्ट्रीज या कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ली। फॉर एग्जांपल शी इज इन केस ऑफ एमआरकेएच में भी उसने पहले से वजाइनल सर्जरीज, डायलिटेशंस वगैरह करा ली हैं। नाउ शी इज ओनली कंसर्न फॉर हर सब फर्टिलिटी। और इसके अलावा बाकी फैमिली में कोई सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री, साथ में मेल के आप थोड़ा बहुत टच कर लेते हो। जब मेल का ज़ाहिर हिस्ट्री पूछी तो उसमें यही आया कि मेल जो है वो सब फर्टाइल नहीं है, उसको पहले से एक बच्चा है। देन उनके ऊपर जो इनकी साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस हैं उनके बारे में आप क्वेश्चन करते हो। सो दैट वाज अबाउट हिस्ट्री टेकिंग। आप बेसिकली फोकस्ड हिस्ट्री के यही क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी एक रोल प्लेयर जिसको सिर्फ और सिर्फ आप, वो आई है और उसका कंसर्न जो है वो फर्टिलिटी है, तो आप उसको फिर बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हो। आप ये करके देन आप एक हेडिंग वाइज बस पूछते हो, और इसके अलावा कोई मसला हो जो आप मुझे बताना चाहते हो, कोई इलाज कराया हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई और बीमारी, मतलब आप इसको बहुत सिर्फ एज एमआरकेएच लेके नहीं चलना है, सिर्फ एज अ सपोर्टिलिटी लेके नहीं चलना है। इसको बस हेडिंग वाइज करके, जब एक डिटेल्ड केस है, एक डायग्नोस्ड केस है, तो आप प्रोसीड करते हो जो आपका टारगेट है उस पे। आप टच करते हो जेनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस को कि मैडम आई विल डू हर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन। अब उसमें आप जो चीजें मांगते हो दे आर बेसिकली लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, लाइक आप उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डिटेल ले लेते हो, जिसमें जो है हाउस हर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हाउस हर प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर, हर बॉडी प्रोपोर्शंस एक्सेट्रा, जो उसमें इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जाहिर है प्राइमरी एमिनोरिया है एमआरकेएच यूजुअली जो प्रेजेंट करती है, लेकिन फिर भी आप बाकी जो ओवरीज से रिलेटेड के एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, बाकी उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैसी है, जो कि एमआरकेएच में नॉर्मल ही होती है, आप बाकी उसके करते हो। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप सबको पता है। एक रूटीन जो आप गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हो, सेम वो आप एमआरकेएच के पेशेंट में भी करोगे, जिसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशंस शामिल होती हैं। तो आप अभी अगर देखें इसमें एज सच आपको कोई खास फाइंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जाहिर है यूट्राइन फंडस पैल्पेबल नहीं होगा। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे आपको यूट्रस की बॉडी या एब्सेंट मिलेगी, या वजाइनल स्टेनोसिस या शॉर्टनिंग ऑफ द वजाइना, जो भी फाइंडिंग्स है वो मिल सकती हैं। फिर आप थोड़े बहुत एक्सटर्नल जेंटेलिया की भी ले लेते हो। ये हम कर क्यों रहे हैं? ऑल्दो शी इज डायग्नोस्ड केस ऑफ एमआरकेएच, लेकिन ये हमारा जो है किसी भी स्टेशन का एक क्राइटेरिया होता है। अगर हम उसको नहीं करते, although we are going to offer her IVF, although we are going to offer her surrogacy, but still हमें ये जो है इसके मार्क्स होते हैं और ये हमें करना होता है।
अब हमने कहा कि हम इसको फर्दर, जो हमारा टेम्पलेट है उसको फॉलो करते हुए हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस लेंगे। इन्वेस्टिगेशंस भी हम डायरेक्ट एग्जामिनर से मांगते हैं एज पर रूल ऑफ काउंसलिंग स्टेशंस। उसमें आप क्या करते हो, आप जो बेसिक एक हॉर्मोन्स देखना चाहते हो उसके, कि पेशेंट को अगर मैं कोई मैनेजमेंट ऑफर करूं तो क्या वो उस ऑफर के लिए फिट है या नहीं है। दैट इंक्लूड्स उसका एफएसएच लेवल, उसका एलएच लेवल, उसका एंटी मलेरिया हॉर्मोन्स। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको सिर्फ और सिर्फ आईवीएफ विद सरोगेसी का ऑप्शन देना चाह रही हूँ, या मैं उसकी ओवेरियन एक्टिविटी देखना चाह रही हूँ, और वो ब्लीड भी नहीं करती, उसकी मेंस्ट्रुएशन भी नहीं है, तो मैं कैसे पता चलाऊंगी? मैं इन तीनों टेस्ट्स के जरिए जो है ये पता करूंगी। फिर उसके बाद आता है कि पेशेंट को आप इमेजिंग में क्या ऑफर करते हो। इमेजिंग इज जस्ट टू हेल्प कि मेरी उसमें फर्दर मुझे क्या मैनेजमेंट करनी है, और उसके साथ कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है जो अब तक आइडेंटिफाई हुई हैं, क्या उनके ऊपर भी मुझे इस पेशेंट को काउंसिल करना है। तो ये सारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और इसके भी मार्क्स होते हैं। तो आप सिंपली इसमें आप पेल्विक एमआरआई मांगते हो और रेनल अल्ट्रासाउंड, ताकि आप कंफर्म कर लेते हो यूट्राइन एप्लीजिया। ऑल दो मैं इसमें दोबारा से बताना चाह रही हूँ कि ये पेशेंट डायग्नोस्ड केस ऑफ एमआरकेएच है। ठीक है, यस शी इज डायग्नोस्ड केस ऑफ एमआरकेएच। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेल्विक एमआरआई हम क्यों मांग रहे हैं? बिकॉज हम बेशक हमने ये देख लिया कि यूट्रस इसका है, अगर है तो हाइपोप्लास्टिक है, और वजाइनल साथ में हाइपोप्लेजिया कितना है। क्योंकि फर्दर हमने जो इसको रिट्रीवल्स करने हैं, ओवेरियन रिट्रीवल्स, या हम इसमें जो है फर्दर एक्टिविटीज करेंगे, ट्रांस वजाइनल फॉर एग्जांपल सोनोग्राफी करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि इसके ओव्यूलेशन हो रही है, फॉलिकल का साइज क्या है। तो एट द एंड फिर से हमें एमआरआई काम देगी। तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। साथ में हमने अल्ट्रासाउंड इसलिए किया ताकि हम डिटेक्ट करें रेनल एनोमलीज वगैरह इसके साथ है या नहीं है। तो उसके बाद फिर हम ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस में मैंने डाले हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दीज आर फॉर सेरोगेसी स्क्रीनिंग टेस्ट्स और आईवीएफ स्क्रीनिंग टेस्ट्स। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशंस। हो गई, नाउ मूव टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। सो हमने कहा कि पेशेंट जो है, जो अब तक हमें पेशेंट की फाइंडिंग्स मिली, जो हमें समझ आया, हम कहते हैं कि एमआरकेएच की पेशेंट है। उसकी इन्वेस्टिगेशंस में भी एफएसएच भी ठीक है, उसका ओवेरियन रिजर्व भी ठीक है, और वो खुद भी यंग एज की है, और उसका पार्टनर वो भी फर्टाइल है, उसमें भी सीमेन का कोई इशू नहीं है। और तो फिर ऐसे पेशेंट की मैनेजमेंट हम कैसे करें? इट इज़ वेरी सिंपल। हम ऐसे पेशेंट को जो है, जैसे बेसिक हमारा एक टेम्पलेट होता है, हम काउंसलिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, हम पेशेंट की प्रीवियस नॉलेज असेस करते हैं रिगार्डिंग हर कंडीशन, और अगर फॉर एग्जांपल वो उसको पता नहीं होता तो हम ब्रेकिंग बैड न्यूज़ भी कर सकते हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है। हम क्या करते हैं कि देखिए, मैंने आपसे हिस्ट्री ले ली है, आपका मैंने मुआयना भी कर लिया है, और आपके जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस थे वो भी मैंने देख लिए हैं। और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मैं आपसे जो है खुलकर इस मसले के बारे में बात करूं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप ये तमाम मालूमात और डिस्कशंस अपने शौहर की मौजूदगी में करना चाहती हैं या अकेले करना चाहती हैं? और दूसरा, क्या आपको आपकी जो मसला है जो आपके साथ इस टाइम, आपकी जो डायग्नोसिस है या जो आपकी तशखीस है, क्या आप उसके बारे में जानती हैं या नहीं जानती हैं? अब यहाँ पे आप सेफ हो गए। हो सकता है ब्रेकिंग बैड न्यूज का वहां पे कोई पॉइंट्स हो, कोई मार्क्स हो, कोई उन्होंने एक रखा हो। तो अगर वो नहीं है तो आप उससे स्मूथली जो है वो आगे बढ़ जाओगे। रोल प्लेयर आपको बहुत आसानी से पास करवा सकता है। शी इज वेरी कोऑपरेटिव, हमेशा हमेशा रोल प्लेयर कोऑपरेटिव होती है, और वो जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती वो आपको स्मूथली उन चीजों से निकाल के जो चीजें रिक्वायर्ड है उनकी तरफ ले जाती है।
तो खैर आप ये करने के बाद आप उसको कहते हो कि अगर फॉर एग्जांपल उसने प्रॉम्प्ट किया हो कि उसको सेक्सुअल या डिफिकल्टीज है, तो आप उसके लिए वजाइनल डाइलेटेशन का ऑप्शन एज एमआरकेएच उसको प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जो उसका बेसिक जो मैनेजमेंट है वो आप उसको पहले आपने क्या किया, आपने एम्पैथी सपोर्ट इन्वॉल्विंग एमडीटी, और आपने जो है उसको एमडीटी इन्वॉल्व करने के साथ पेशेंट को जो है उसका इफ इट इज ब्रेकिंग बैड न्यूज आपने उसकी ब्रेकिंग बैड न्यूज की, और जो है फर्दर आप उसकी आ जाते हो स्पेसिफिक मैनेजमेंट की तरफ जो कि इस केस में है। ओके, तो जब हम उसकी स्पेसिफिक काउंसलिंग करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि भाई आपका जो एमआईकेएच है, आपकी ओवरीज फंक्शनल है, आपके लिए इस टाइम जो बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन है वो है आईवीएफ के साथ हम आपको सरोगेसी का ऑप्शन देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आईवीएफ के साथ सरोगेसी किस तरह से की जाती है और इसका क्या मतलब है। क्या आप जानना चाहती हैं मैं आपको इसके बारे में मालूमात दूँ? वो कहेगी हाँ या ना। पेशेंट का या काउंसलिंग स्टेशन में रोल प्लेयर का बहुत बड़ा रोल है, हाँ या ना पे आपने वही करना है जो वो कह रही है। फॉर एग्जाम्पल शी सेड यस, तो आप इसमें हम कहते हैं कि जैसे कि आपके जो है बच्चेदानी मौजूद नहीं है, ये तो आपको मालूम है, और अगर मौजूद है भी तो इस हालत में नहीं है कि उसमें प्रेगनेंसी हो सके, बच्चा हो सके उसमें, तो इसके लेकिन आपके जो अंडरदानी है जिसके जरिए आपका अंडे बनते हैं, जिससे एक मर्द के जरासीम के साथ मिलकर जो एक बच्चा तश्कील पाता है कुदरती तौर पर, वो आप दोनों के नॉर्मल हैं। तो आपकी सूरत हाल में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके जिस्म से एक खास जो है फर्टिलिटी सेंटर में रेफर करने के बाद एक खास तरीके से एक बाकायदा प्रोसीजर होता है जिसमें आपको कुछ अद्वियात दी जाती हैं, और आपके जब अंडे बनते हैं उनको जो है आपके जिस्म से लेकर और आपके मर्द के जो आपका शौहर है उसकी जर्सुमा के साथ मिलाकर किसी और औरत की बच्चेदानी में रखा जाता है। ये आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे आप अपनी जो है अपनी चीज को जो कुदरती तौर पर आपके जिस्म में मौजूद होनी चाहिए, लेकिन कुछ मसले मसाइल की वजह से ये सब आप किसी और के जिस्म में मुंतकिल कर रही हैं, और वक्त आने पर जब ये तमाम वक्त गुजर जाता है, आप जो है उस मरीज या उस औरत के साथ एक ऐसी एग्रीमेंट की जाती है कि उसके बच्चे के पैदा होने के कुछ हफ्ते बाद जो है वो आपको जो है बाकायदा तौर पर हैंड ओवर किया जाता है। अब ये मुख्तलिफ है जैसे कि हम किसी और का बच्चा अडॉप्ट करते हैं, ये उससे कतन मुख्तलिफ है। हम जब किसी और का बच्चा अडॉप्ट करते हैं उसमें जिनियाती तौर पर बच्चा अपने जो उसके वालिदैन होते हैं वो उनसे मुशाबिहत रखता है, लेकिन आपकी सूरत में जब हम आपके जरसूमा और आपके शौहर का जरसूमा मिलाएंगे और ये किसी और औरत के पेट में रखा जाएगा या जिस किसी और को इससे हमल करवाया जाएगा, लेकिन ये जो जिन्याती तौर पर ये बच्चा जो है आपके और आपके शौहर से मुशाबिहत रखेगा, और आपके और आपके शौहर की जो जिन्याती खुसूसियात हैं या जो भी जिन्याती आप लोगों की खानदानी जो है, आप लोगों की क्रोमोसोम्स जिसको हम बोलते हैं जरसुमे, वो आपके बच्चे में होंगे, और ये बाद में कानूनन तौर पर आप ही का बच्चा होगा। क्या आप मेरी बात समझ रही हैं? क्या आप इस बारे में और मजीद मालूमात चाहती हैं? अब वो बोलेगी कि हाँ मुझे मतलब बताएं, अच्छा सैरोगेसी कितने टाइप की होती है, फिर वो क्वेश्चंस उसके शुरू हो जाते हैं। फिर सैरोगेसी, अच्छा सैरोगेसी की कामयाबी की शरह भी आप उसको बता दें कि ये जो है 60 to 50% जो है ये सक्सेसफुल है, 60% चांस है कि आपका ये कामयाब हो जाए। और फिर इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सैरोगेसी जो है वो दो तरह की है, एक है ट्रेडिशनल सैरोगेसी जिसको हम बोलते हैं, और एक है गेस्टेशनल सैरोगेसी। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर आप उसको डिटेल में बताओ कि गेस्टेशनल सैरोगेसी क्या है। इसमें वालिदैन के अंडे और स्पर्म से लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, यानी जो जरसुमे होते हैं वो वालिदैन के होते हैं, जैसे कि आपके हम बोल रहे हैं कि आपके लिए जाएंगे और आपके शौहर के लिए जाएंगे।
लेकिन एक दूसरा होता है ट्रेडिशनल सैरोगेसी, जिसमें जो है सैरोगी जो माँ होती है, जिसके अंदर ये हमल मुंतकिल किया जाता है, हम उसको सैरोगेट माँ बोलते हैं। उसका अंडा और वालिद का जो है स्पर्म इस्तेमाल होता है, जिससे सैरोगेट जो माँ होती है, जिसके बच्चेदानी में ये हमल परवरिश पाता है, वो बच्चे की जिनियाती माँ होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो कानूनी तौर पर ये दोनों तरीके जो हैं वो पाकिस्तान में गैर कानूनी है। मैं आपको ये मालूमात साथ में इसलिए देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आपको जो इसकी मालूमात हैं, इसके इलाज की जो तरीक़ेकार हैं वो आपको मालूम हो। लेकिन साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में ये ममनू है, लेकिन यही जो तरीका है कि जो सैरोगेसी के चाहे दोनों तरीक़ेकार हैं, बाकी ममालिक में आसानी से ये हो सकता है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें कानूनन इसकी इजाज़त होती है। क्या आप मज़ीद जानना चाहेंगी इस बारे में मालूमात? जी डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी कानून क्या कहता है। तो अगर वो ये सवाल करती है, वैसे वो ये हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये होता है तो पाकिस्तानी लॉ बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, और सैरोगेसी को बिल्कुल जैसे जिना के मुतरादिफ करार दिया गया है। और जितने भी सैरोगेसी के मुआहदे हैं वो गैर कानूनी हैं। और जो है इनमें सैरोगेसी में शामिल तमाम फरीकैन, चाहे वो मर्द हैं, वो शौहर है, बीवी है, वो तमाम जो है उनको सजा का इम्कान है। ठीक है, ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट एक मालूमात है इसकी। चले अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर वो कुछ और सवालात करती है। जी, आप कुछ और सवालात करना चाहती हैं क्या, मैं आपको इस बारे में बताऊं? वो पूछती है जी, मुझे बताएं कि कहाँ पे ये जायज है ये करवाना। तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें कानूनन इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है, और बाकायदा इसके लिए कानून नाफिज किया गया है, तरीक़ाकार जो है इसका बताया गया है। वो बहुत सारे ममालिक हैं, जिनमें से हमारे करीबी ममालिक में भारत, ईरान, तंजानिया और बहुत सारे ममालिक हैं। मैं आपको मालूमाती किताबचा देती हूँ, तमाम जगहों के मालूमाती एड्रेस भी आपको फराम कर देती हूँ। अगर आपको ज़रूरत हुई, मैं उनसे आपका जो है मामला या आपका केस भी शेयर कर सकती हूँ। अच्छा, आपको कुछ और मालूमात चाहिए? जी डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि मेरी जो ये बच्चा होगा इस सरोगेसी के बाद, ये किस का होगा कानूनन, इस पे किसका हक होगा, वरासत का हक होगा या नहीं होगा? तो इस के बारे में जो हमारे पास इस टाइम कुछ गाइडलाइंस है, वो मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि अगर सरोगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे, और फॉर एग्जांपल मुआहदा ये हुआ होता है कि विद इन 6 वीक्स वो जो है डिलीवरी के, आफ्टर 6 वीक्स ये जो है कस्टडी माँ को देगी, तो वो खिलाफ वर्जी करेगी तो उसके ऊपर कानूनन जो है वो उसके ऊपर वो होगा, मतलब कानून इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और जो सैरोगेसी जो मदर होती है, जो सैरोगेट मदर होती है, उसके थ्रू जो है, खासकर अगर ये कंप्लीट सैरोगेसी उन्होंने की है, तो जो सैरोगेट मदर है उसकी जायदाद का जो है उसको हिस्सा नहीं मिलता। ये एक इम्पोर्टेंट क्लू था, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं अगर क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके अलावा अगर वो क्वेश्चंस कर सकती है कि इस्लामी कानून के हिसाब से क्या है या कुछ, वो मैंने यहाँ पे एडिशनल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। लेकिन नाउ लेट्स कम बैक टुवर्ड्स आवर रिकॉल्स, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ और भी हैं इसमें क्वेश्चंस। वो पूछती है कि कितना खर्चा आता है इस पे, सैरोगेसी पे। तो देखें, आप उसको पूरा एक कंप्लीट गाइडलाइन दे देते हैं कि आपका ट्रैवल का भी खर्चा होता है, और हर ममालिक के अपने रेट्स होते हैं। जैसे कि भारत की करेंसी के हिसाब से 14 से 18 लाख उनका कानूनी अखराजात और मेडिकल अखराजात में शामिल होते हैं। बाकी जिस जगह पे आप जाना चाहें जो आपके लिए आसानी हो, मैं उन सेंटर से बात करके आपको बाकी मालूमात फराहम कर सकती हूँ। आपने जो है एक ब्रिज का काम करना होता है इसमें, यू परफॉर्म, और योर रोल इज एज अ ब्रिज, कि आप इस पेशेंट को जहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे ये फैसिलिटीज, आप उसके साथ कनेक्ट करते हो। तो खैर आप आगे जाते हो, फिर वो कहती है कि अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो सैरोगेट है क्या वो मेरी जान पहचान वाली हो या कोई भी हो? तो वो डिपेंड करता है। अगर
कोई उसकी अपनी जान पहचान वाली, कोई उसकी फ्रेंड, कोई उसको ये ऑफर करती है कि मैं आपको जो है सरोगेसी ऑफर कर सकती हूँ, आपके बच्चे को मैं सरोगेट कर सकती हूँ, तो आप उसमें ये बताते हो कि उसकी कुछ शराइत है, उसकी उम्र जो है 21 से 35 साल के बीच में हो, उसका वजन जो है 30 से BMI कद और वजन का तनासुब 30 से कम हो, और मतलब उसमें जो बाकी कंसिडरेशंस हैं, ओवरऑल हेल्थ है उसका, वो सेहतमंद हो, ठीक है। और हम उसके कुछ टेस्ट करते हैं जिसमें उसकी HIV स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी हेपेटाइटिस B C, और जो STDs हैं, और उसकी नफ्सियाती स्क्रीनिंग भी हम करते हैं। तो ये कुछ ऐसी शराइत होती हैं जो सरोगेट माँ के ऊपर लागू होती हैं, और इनके तहत ही कानून इसको एक्सेप्ट करता है। तो आप यहाँ तक मेरी बात समझ रही हैं? क्या आप कुछ और पूछना चाहती हैं? हाँ, वो आपसे पूछती है इसके मुतबादिल कुछ है डॉक्टर साहिबा, तो इसके मुतबादिल सिर्फ और सिर्फ एडॉप्शन का ही उसके पास ऑप्शन है, और एडॉप्शन के बारे में आप थोड़ी बहुत उसको मालूमात फराहम कर देते हो। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये सरोगेसी जो एग्रीमेंट टेम्पलेट है, ये आप एक दफ़ा देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारे सवालात का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखा जाए ये एग्रीमेंट बनता कैसे है, ठीक है। एग्रीमेंट जो है दोनों पार्टीज के बीच में बनाया जाता है, जो सरोगेट मदर है और जो पेरेंट्स हैं जो सरोगेसी उससे करवा रहे हैं, ये उन दोनों के बीच में बनता है, ठीक है। और वो खासकर गेस्टेशनल सरोगेसी की से रिलेटेड होती है। ये लेकिन एक गाइड होता है, इसका लीगली इतना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये एक गाइड होता है जो दोनों पार्टीज के बीच में, आप एक कह सकते हो, एक फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट है। अगर बाद में दोनों पार्टीज में से कोई एक उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो इसके ऊपर फिर इसको बेसिक बनाकर कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो पेरेंट्स हैं और जो सरोगेट मदर्स हैं, उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो इसमें मेंशन की जाती हैं कि उनके नाम क्या हैं, एड्रेसेस क्या हैं, कांटेक्ट और उनकी इंफॉर्मेशंस क्या है। और फिर इसके अलावा जो है इसमें प्री स्क्रीनिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सवाल पूछा गया था, वो यही है कि सरोगेट मदर जिसको सरोगेसी होनी है, उसकी ये सारी स्क्रीनिंग, जिसमें हमने पहले भी कहा, इन्फेक्शियस डिजीज, साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पेप्समेयर, यूट्राइन हेल्थ, और बाकी जो है जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए जो है IVF के लिए जहाँ पे वो जिस सेंटर वो होगी, पार्टनर्स उनके वहाँ के जो है उसके जेनेटिक मटेरियल की थोड़ी बहुत वो जेनेटिक टेस्टिंग की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो वो भी परफॉर्म की जाएगी। तो उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है पेशेंट का एक और इम्पॉर्टेंट जो है कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स क्या है एम्ब्रियो के। अगर सवाल किया जाए, हो सकता है ये यहाँ तक हम पहुंचे ही ना हो स्टेशन में, और इसीलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट कि एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये है कि सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। जब तक मेडिकली एडवाइज ना हो, या जब तक सरोगेट मदर ना कहे कि मुझे 2 एम्ब्रियोज आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। SM इज फॉर सरोगेट मदर। सरोगेट मदर जो है उसकी पूरी जो है ऑटोनॉमी है ओवर प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसीजंस, चाहे वो टर्मिनेट कराना चाहे, फीटल रिडक्शन कराना चाहे, सेलेक्टिव फीटल रिडक्शन, वो अपना काउंसलिंग, उसके चेकअप्स वगैरह, ये सब उसके ऊपर, जब तक उसके हमल में है ये बच्चा, तब तक वो ही तमाम डिसीजंस लेगी, ठीक है। यहाँ तक हम इस बात को समझ गए। अब उसके बाद हम आते हैं कि आप उससे ये सवाल किया जा सकता है कि एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर अगर बात की जाती है, कि जितने भी उसके मेडिकल कॉस्ट्स हैं, जिसमें उसके डिलीवरी, उसकी प्रेगनेंसी में कॉस्ट, उसके बच्चे, ट्रैवल, उसकी जो है इंश्योरेंसेस अगर कोई कवर करना चाहे, अ, ये सारे जो हैं वो जो पेरेंट्स हैं जो सरोगेसी करा रहे हैं, ये जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप उसका यही आंसर करेंगे कि जो सरोगेट मदर है उसके एक्सपेंसेस जो है वो पेरेंट्स, जो कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो जो है उसको करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लीगल पेरेंटहुड की अगर बात की जाए, कि पेरेंटहुड अब
कौन है, मतलब इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। तो ये इसका क्वेश्चन हो सकता है कि कब जो है ये होगा। ये एट बर्थ जो है सरोगेट मदर ही उसकी लीगल मदर है। ठीक है, अगर उसका कोई स्पाउस है वो उसका लीगल फादर होगा। ठीक है, या जैसे उसका शौहर है। लेकिन पोस्ट बर्थ अब क्या होगा, जो ये पार्टनर्स हैं ये अपना जो है विद इन 6 मंथ्स ऑफ बर्थ, ठीक है, 6 महीने के दौरान या 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इसको जो है वो अडॉप्शन के लिए, इसी जो उनका ही बायोलॉजिकल बच्चा है लेकिन उसके लिए भी उनको एक बाकायदा जो है अडॉप्शन ऑर्डर्स के लिए उनको जो है लॉ में जो है एक पिटीशन फाइल करनी होगी कि या एक कि भाई मैं जो हूँ विद इन 6 वीक्स ऑफ पोस्ट बर्थ पेरेंटल राइट्स के लिए अ, हम उसको वो जो है वो मतलब एज अ लीगल इसके पेरेंट्स बनेंगे विद इन। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सरोगेट मदर है वो कंसेंट करे कि सरेंडर करेगी पेरेंट्स राइट्स 6 हफ्ते बाद। ठीक है, और जो पेरेंट ऑर्डर है उनको 6 महीने के अंदर अंदर ये करना है। ठीक है, यहाँ पे बस यही है, 6 6 को बस आप याद रखें कि उसको 6 हफ्तों के बाद वो किसी भी टाइम यानी ले जा सकते हैं। सही है। अब जो है क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि उसकी डिलीवरी प्लान क्या करेंगे। तो डिलीवरी हमने कहा कि जब तक वो हमल है उस सरोगेट मदर का, वही उसकी माँ है, वही उसकी डिसीजंस जो है वो करेगी। वो सी सेक्शन कराना, डिलीवरी सी सेक्शन सिर्फ उस टाइम करेगी जब मेडिकल नेसेसरी हो, लेकिन चॉइस ऑफ डिलीवरी जो है वो फिलहाल जो है सरोगेट मदर की ही है कि वो क्या डिसीजन लेती है। आ, अब जो है जो उसके पेरेंट्स जो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जो उसके सरोगेट माँ से ले जाने वाले हैं, उनको भी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए ताकि वो भी पोस्ट बर्थ न्यू बॉर्न केयर में शामिल हो सके। ठीक है, और न्यू बॉर्न हैंड ओवर कब होगा, ये प्राइवेटली विद इन द हॉस्पिटल होगा। सरोगेट मदर और वो जो आगे के पेरेंट्स हैं वो साइन करेंगे डिस्चार्ज फॉर्म्स पे। ठीक है, ये होता ये है बेसिकली, ये नहीं है, इनका एक स्पेशलाइज सेंटर होता है, वहीं पे सरोगेसी का सारा एग्रीमेंट फॉलो किया जाता है, वहीं पे सरोगेट मदर की डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है, वहीं पे इनकी हैंडलिंग होती है। सो इट इज अ काइंड ऑफ साइकिल जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस, और बहुत बहुत ये अब कॉमन हो चुका है। बहुत ज्यादा इसके केसेस कॉमनली हमने देखे हैं। जो इवन जो सेलिब्रिटीज हैं दे आर नाउ मोस्टली जो है सरोगेसी के जरिए ही दे आर हैविंग चिल्ड्रन। सो अब उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, फॉर एग्जांपल कल को आप क्लिनिक में बैठे हो और आपकी ही कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस, कोई कोलीग, कोई ऐसी MRKH की पेशेंट आती है, तो ये बेसिक एक नॉलेज है जो एक FCPS पास्ट कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, सारे पार्टीज को एग्री होना चाहिए, पर्सनल मेडिकल डिटेल्स जो हैं ये हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। और हमने कहा कि टर्मिनेशन का भी वही है कि अगर सरोगेट मदर को कोई इशू हो, उसी के पास ये सोल राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकती है। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो सकता है वो उसी कंट्री रिलेटेड कोई लॉ हो सकता है। अदरवाइज ये इतना ही कवर हो चुका है, इसमें यही इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसमें फिर आखिर में यही होगा कि उन दोनों के बीच में जो ये एग्रीमेंट है, वो दोनों पार्टीज जो सरोगेट मदर हैं और जो पेरेंट्स हैं फ्यूचर के, वो दोनों जो हैं सर ये, और इनके बीच में एक थर्ड पर्सन होगा जो उसको विटनेस करेगा, और ये तमाम जो है वो कंसेंट किया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सरोगेसी का काउंसलिंग स्टेशन, क्या क्या हम बता सकते हैं और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। सो inshallah this will be included in mastering OB-GYN book। तो जस्ट वेट फॉर दैट। जब तक आप इस लेक्चर से फायदा उठाएं, इसको सुने, और रिटन नोट्स इंशाल्लाह यू विल गेट एज सून एज पॉसिबल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक, डॉक्टर सादिया अली बलोच। एंड डू ज्वाइन माय लेक्चर्स, डू ज्वाइन माय कोर्सेज, डू स्टे इन माय होम और व्हाट्सएप ग्रुप, मदर ग्रुप।
एंड मैं ये नहीं कहती कि जो पास हो गया वो ग्रुप छोड़ दे. इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आई माई सेल्फ स्टिल फील that I'm in the process of learning. So, as you all are. So, take care a lot. Allah Hafiz.